हेलो नमस्कार साथियों, मिर्जापुर 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बिहार स्टेट का क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। बिहार स्टेट सोशोलॉजी का है दोस्तों। 10 सेट है, 10 सेट हम लोग करेंगे। आज सेट नंबर 1 है दोस्तों। बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो 10 सेट हम करवा देंगे रेगुलर दोस्तों, एक एक सेट। 9 दिन बचा हुआ है एग्जाम में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। 1 है आपका, हीगल के अनुसार समाज में द्वंद्वात्मक तर्क का सही क्रम क्या है। तो देखिए, हीगल के अनुसार जो समाज में द्वंद्वात्मक तर्क का सही क्रम है वो है, पहले वाद आएगा 2 नंबर, फिर प्रतिवाद, फिर संश्लेषण आएगा। इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता के परिणाम स्वरूप संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होती है। ये कहे थे दोस्तों आपका सीमेल। कौन कहे थे? सीमेल। फिर से पढ़िए इसको। किसने यह कहा कि बेहतर समूह एकता के परिणाम स्वरूप संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होती है? तो सीमल कहे थे। कौन कहे थे? सीमल दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा में है दोस्तों, कीबू कीबू जिम 3, ये आपका कौन दिए थे? सामाजिक संस्थाएं और स्थान है दोस्तों। कीबूट जिम 3, आप ये स्थान कहाँ है? तो ये स्थान दोस्तों आपका इजराइल में। कहाँ? इजराइल में दोस्तों। और रुक जाइए, चलिए, कीबूट स्थान जो है ये इजराइल में, और कुलाटू जो है ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और पोर्टलेच 5 जो है ये यूएसए में। पोर्टलेच 5 यूएसए में है दोस्तों। बहुपति प्रथा 4 जो है ये आपका भारत में। बहुपति प्रथा 4 कहाँ? भारत में दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए। बहुकुटजिम 3 ये आपका इजराइल में है, और कुलाटू जो है ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया में, और पोर्टलेज 5 जो है ये यूएसए में है, और बहुपति प्रथा 4 जो है ये भारत में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है, क्या सामाजिक संस्था है? सामाजिक संस्था जो है ये है एक सुव्यवस्थित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करता है। क्या है सामाजिक संस्था? एक सुव्यवस्थित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य क्या है? विलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य है विषमलिंगी सहोदरों के बीच में परस्पर विवाह। विषमलिंगी सहोदरज विवाह का तात्पर्य क्या था? विषमलिंगी सहोदरजों के बच्चों में परस्पर विवाह दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिहास संबंध है किससे दोस्तों? तो ये परिहास संबंध जो है आपका हो जाएगा ये जीजा तथा साली के मध्य दोस्तों। किसके मध्य होगा? जीजा तथा साली के मध्य परिहास संबंध होता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका दोस्तों, समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। समाज में परिहार का अनुपालन जो किया जाता है ये आपका होता है कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य दोस्तों। क्या होता है? कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क को रोकने के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऐसी प्रथा अथवा चलन जिसमें एक पति की पहचान उसके एक बच्चों से की जाती है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे अनुसंतति संबोधन कहते हैं। उसे अनुसंतति संबोधन कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? धर्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रकार जो है साथियों ये आपका हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। धर्म का जो महत्वपूर्ण प्रकार जो है ये आपका सामाजिक नियंत्रण है। क्या है साथियों? सामाजिक नियंत्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नवविवाहित दंपत्ति है दोस्तों। पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक
नवविवाहित दंपति है तो ये दूल्हे के माता पिता के साथ में, किसके साथ दोस्तों, दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है साथियों। एक उद्देश्य हेतु पैतृक वंशानुक्रम ज्ञात करना तथा अन्य उद्देश्य हेतु मातृक वंशानुक्रम ज्ञात करना कहा जाता है दोस्तों। इसे हम लोग कहते हैं द्वैत पितृ मातृ वंशानुक्रम दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, द्वैत पितृ मातृ वंशानुक्रम। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए। एक उद्देश्य हेतु पैतृक वंशानुक्रम ज्ञात करना था अन्य उद्देश्य हेतु मातृक वंशानुक्रम ज्ञात करना कहा जाता है द्वैत पैतृ मातृ वंशानुक्रम कहते हैं इसे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 देखिए। जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है उसकी निम्नलिखित में से कौन सा परिवार सही परिभाषा प्रस्तुत करता है साथियों। तो ये करता है आपका प्रजनन मूलक परिवार। कौन करता है, प्रजनन मूलक परिवार साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं है होता है। किस प्रकार का आवास जो है विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं होता है। तो ये नवस्थानिकता परिवार में सहायक नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है, नवस्थानिकता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है साथियों। कुला में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है। कुला में किस प्रकार के वस्तुओं का विनिमय होता है साथियों। तो होता है कंठहार और बाजूबंद का दोस्तों। कुला में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है, कंठहार और बाजूबंद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपका है निम्नलिखित में से कौन एक पंथ का उदाहरण नहीं है। पंथ का जो उदाहरण नहीं है साथियों, ये आपका बौद्ध धर्म नहीं है। कैल्विनवाद है और राधा स्वामी है और आर्य समाज है, लेकिन आपका बौद्ध धर्म नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। 16 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक धर्म में अनन्य और अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है दोस्तों। तो ये जो नहीं है ये हिंदू धर्म नहीं है दोस्तों। अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ जो नहीं है हिंदू धर्म नहीं है। और जो है वो कौन है उसको भी देखते हैं। यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म है और इस्लाम धर्म है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 देखिए। एक जादूगर एक गुड़िया जो उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जिसे क्षति पहुंचाने का इरादा है बुरा जादू फूंकता है। इस कृत्य को जादू के निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक ढंग से किससे वर्णित किया जा सकता है दोस्तों। तो ये इसे हम किससे वर्णित कर सकते हैं, तो हम अनुकरणात्मक जादू से कर सकते हैं। किससे दोस्तों, अनुकरणात्मक जादू से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। समाज शास्त्र में राजनीतिक समाजीकरण शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा तात्पर्य है दोस्तों। तो ये आपका मास रैली में राजनीतिक एवं जन समूह की अंतःक्रिया, फिर जन संचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों पर प्रचार, फिर बच्चों में राजनीतिक मनोवृत्ति का संचार करना, बच्चों में राजनीतिक मनोवृत्ति का संचार करना, यानी तीनों आपका सही है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था दोस्तों। तो क्या स्वरूप था, तो पितृसत्तात्मक था। क्या था, पितृसत्तात्मक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। समाजशास्त्र का उपयोगिता, समाजशास्त्र का उपयोगिता क्या है। तो समाजशास्त्र की जो उपयोगिता है ये दोस्तों आपका है, ये आपका हो जाएगा समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। क्या है, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 21 देखिए। महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था दोस्तों। तो पहला जो देश था वो न्यूजीलैंड था दोस्तों। कौन था, न्यूजीलैंड दोस्तों। चलिए इसमें थोड़ा और कुछ जान लेते हैं हम लोग। न्यूजीलैंड के बाद कौन आया था दोस्तों, तो न्यूजीलैंड के बाद आया था आपका चलिए आगे हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पूरा सेट को क्लियर करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 22। दबाव समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। दबाव समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है।
तो जो सही नहीं है दोस्तों वो ये चुनाव लड़ते हैं, ये आपका गलत है। दबाव समूह जो हैं सभी पार्टियों पर दबाव बनाते हैं, चुनाव वो नहीं लड़ते हैं। ये राजनीतिक समूह हैं, ये भी मतलब गलत है दोस्तों, राजनीतिक समूह नहीं है, यहाँ है ये गलत है। इसलिए यहाँ दबाव समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये चुनाव लड़ते हैं, ये कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं दोस्तों, ये गलत क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 23 नंबर देखिए, शक्ति का अंततः व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में आ जाना, शक्ति का अंततः व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में आ जाना प्रक्रियात्मक रूप से आवश्यक है। ऐसा सिद्धांत है साथियों, ऐसा सिद्धांत अल्पतंत्र एवं लोह नियम से, किससे? अल्पतंत्र एवं लोह नियम से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सामाजिक स्तर की पहचान के लिए निम्नलिखित में किसे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सामाजिक स्तर की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो साथियों बुद्धि को नहीं किया जाता। किसे नहीं किया जाता? बुद्धि को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप में परिभाषित करता है? ये जो करता है ये है ए नंबर दोस्तों, भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूह के मध्य संरक्षित असमानताएं दोस्तों। क्या है? सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से परिभाषित करता है? तो करता है ए नंबर दोस्तों, भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूह के मध्य संरक्षित असमानताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जो आंदोलन एक अमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह क्या है साथियों? वह आपका विमुक्ति परक आंदोलन। क्या है? विमुक्ति परक आंदोलन है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है। इस विचार के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? इस विचार के जो प्रवर्तक थे वो इरावती कर्वे थे। कौन थे? इरावती कर्वे। जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो इरावती कर्वे थे दोस्तों। कौन थे? इरावती कर्वे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका दोस्तों 28 देखिए, परवल जाति के बारे में कौन सा कथन सही था? चलिए देखते हैं हम लोग। परवल जाति जो थे, परवल जाति के बारे में सही कथन खोजना। तो श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव के अपने अध्ययन में एक परवल जाति का अवधारणा का प्रथम बार उल्लेख किया था दोस्तों। सही बात है, आपका ए सही है। और भूमि का स्वामित्व, संख्या की अधिकता और राजनीतिक पैमंद जाति के एक समुदाय प्रभुत्व स्थापित करने में मदद करती है। दूसरा भी सही है दोस्तों, 1 और 2 आपका सही है और चौथा भी सही है दोस्तों। देखिए आपका 1, 2, 4 सही है। परवल जाति एक क्षेत्र के अनन्य निम्न जातियों के लिए सदैव एक संदर्भ समूह के रूप में होती थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए, 29 में व्यवसायों, मान सम्मान, जाति श्रेणी और शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। क्या कहते हैं दोस्तों? सामाजिक गतिशीलता। व्यवसायों के मान सम्मान, जाति श्रेणी और शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। 30 में दिया गया, मैक्स वेबर के अनुसार आपका ऑप्शन देखना पड़ेगा। मैक्स वेबर के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित होते हैं दोस्तों। आपका ये सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 31 नंबर दोस्तों, संपदा प्रणाली का लक्षण क्या है? संपदा प्रणाली का जो लक्षण है साथियों, ये आपका हो जाएगा बी। देखिए सामंती यूरोप का दोस्तों। संपदा प्रणाली का लक्षण किसका है? सामंती यूरोप का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई में बैठ गया है? ये आपका किनका कहना था साथियों? ये आपका कहना था ल्यू ड्यूमो का। किनका कहना था? ल्यू ड्यूमो का दोस्तों। किनका कहना था? ल्यू ड्यूमो का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 33 देखिए, औद्योगिक पूर्व समाज की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। ये कौन रखे थे? सो वर्ग दोस्तों, सो वर्ग ने रखे थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में दिया गया है, वह स्थान जिसकी 2
तिहाई जनसंख्या कृषि कार्य करती है तथा 1/3 जनसंख्या द्वितीयक तथा तृतीय व्यवसायों में कार्य करती है। 1/3 जनसंख्या द्वितीयक तृतीय व्यवसाय में कार्य करती है, उसे सबसे सही रूप में कहा जाता है। तो उसे सबसे सही रूप में कहा जाता है एक कस्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कस्बा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी समस्या जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है? जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है साथियों। तो ये जो समस्या है वो अप्रतिमानता की, किसकी है? अप्रतिमानता की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 में आपका समाज के पुरस्कारों में से किसे क्या मिलता है और तथा उनको क्यों मिलता है? संबंधी निर्माण किस संस्था में निहित है? ये आपका दोस्तों हो जाएगा राज व्यवस्था पर। फिर से देखिए, समाज के पुरस्कारों में से किसे क्या मिलता है तथा उनको क्यों मिलता है? संबंधी निर्माण किस संस्था में निहित है? तो राज व्यवस्था में। किसमें? राज व्यवस्था में। चलिए साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में बताया गया है, नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को कहा जाता है। नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कहते हैं हम लोग टेबू। क्या कहते हैं? टेबू कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में है, भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए जब कोई प्रतिनिधि नमूना लेना चाहता है तो निम्न में से सबसे कम खर्च वाली नमूना विधि कौन सी होगी? दोस्तों ये जो सबसे कम खर्ची वाली नमूना विधि है ये आपका बहुस्तरीय झुंड नमूना। क्या है दोस्तों? बहुस्तरीय झुंड नमूना होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारणतः कौन सा आधार होता है? दोस्तों सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारणतः कौन सा आधार होता है? तो ये नातेदारी का आधार होता है। किसका होता है? नातेदारी का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? ये नियुक्ति हुई थी आपका 1969 में दोस्तों, 1979 में हुई थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किसे भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? ये अधिकार दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को है। किनको है? भारत के राष्ट्रपति को साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप चलिए 42 देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी निम्नलिखित में किसके बराबर होता है साथियों? ये होता है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास। किसके नजदीक दोस्तों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? तो यह धारा 17 लगाती है। कौन सी धारा? 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो अंतःक्रिया का परिणाम होता है तथा साथ ही अंतःक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, कहलाती है दोस्तों। ये क्या कहलाती है? तो ये सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? सामाजिक व्यवस्था साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया था? तो ये घोषित किया था सन 1940 में। कब दोस्तों? सन 1940 में। चलिए हम लोग 46 देखते हैं, कौन सी विशेषता पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है? तो कौन सी विशेषता जो है पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है साथियों? ये आपका निजी संपत्ति का उन्मूलन जो है सामाजिक पूंजीवाद समाजवाद से संबंधित नहीं है दोस्तों। लेकिन बड़ी मात्रा में उत्पादन, अधिकतम लाभ और एकाधिकार ये सब पूरी समाजवाद से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, समाज शास्त्रीय मानदंडों के अनुसार कौन समूह की रचना दर्शाता है? समाज शास्त्रीय मानदंडों के अनुसार निम्न में से कौन से समूह का रचना दर्शाता है? तो ये दोस्तों आपका कॉलेजों के छात्र को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? कॉलेजों के छात्र को दर्शाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए। तो किसके लिए है दोस्तों? तो जर्मन सॉफ्ट के लिए। किसके लिए? जर्मन सॉफ्ट के लिए दोस्तों। आवश्यक इच्छा जो है उत्तरदायी है तो जेमिनी सॉफ्ट के लिए, जेमिनी सॉफ्ट। चलिए हम लोग 49 देखते हैं, जाति प्रथा एक है। क्या है दोस्तों? जाति प्रथा जो है एक सामाजिक संस्था है। क्या है साथियों? सामाजिक संस्था है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघर्ष संघर्ष के दो स्वरूप हैं, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष। यह वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों? यह जो वर्गीकरण किया था के डेविस ने किया था। कौन किया था? के डेविस दोस्तों, के डेविस। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, मतलब 51 दोस्तों। कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? जो कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका द होली फैमिली नहीं है दोस्तों। ये मार्क्स किए थे। कौन किए थे? मार्क्स दोस्तों। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ये ओसाल स्पेगलर किए थे, ये सही है। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री एज ए टॉयनबी किए थे दोस्तों। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री एज ए टॉयनबी। और द रिम्बेड विलेज जो है, द रिम्बेड विलेज, ये एम.एन. श्रीनिवास लिखे थे दोस्तों। चलिए हम लोग 52 देखते हैं। सावयवी सिद्धांत का आधार क्या है? सावयवी सिद्धांत का आधार दोस्तों हो जाएगा आपका जैविकीय। क्या होगा? जैविकीय दोस्तों। 53 देखिए, 53 में आपका है कि सरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में व्यक्त किया था, निम्नलिखित में से। चलिए देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा उनकी सूची सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो जो सम्मिलित नहीं है वो कौन है? तो वो आपका ऐच्छिक संबंध जो है ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर दोस्तों। किसने भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत किया है? ये किया था दोस्तों इरावती कर्वे। कौन किए थे? इरावती कर्वे। निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत किया था? इरावती कर्वे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी थी? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? ये पुस्तक लिखी थी C.W. मिल्स ने। कौन लिखी थी दोस्तों? C.W. मिल्स ने लिखी थी। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन लिखी थी C.W. मिल्स द्वारा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 56 देखिए। किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबंध की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? ये दोस्तों मैकावर एवं पेज ने लिखा था। कौन लिखा था? मैकावर एवं पेज ने साथियों। 57 देखिए। पूर्वानुमति समाजीकरण की अवधारणा को सापेक्षिक वंचन प्रत्यय की व्याख्या में किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? ये प्रतिपादित R.K. मटन ने किया था। कौन दोस्तों? R.K. मटन। देखिए 57 में पूर्वानुमति समाजीकरण की अवधारणा को सापेक्षिक वंचन प्रत्यय की व्याख्या में किसने प्रतिपादित किया था? R.K. मटन दोस्तों, R.K. मटन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। प्राथमिक नातेदारी के द्वितीयक संबंधी एवं द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक नातेदारी को कहा जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तृतीयक नातेदारी। क्या कहते हैं? तृतीयक नातेदारी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सांस्कृतिक मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्त करते हुए जीवन को कहा जाता है, या किसका कथन है? यह कथन आपका मैकाइवर का है। किसका दोस्तों? मैकाइवर का है। सांस्कृतिक मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है, या किसका कथन है? तो मैकाइवर का है। 60 देखिए। सातवीं करण से तात्पर्य है दोस्तों। तो ये है एक संस्कृति का दूसरी में पूर्ण विलय। एक संस्कृति का दूसरी में पूर्ण विलय दोस्तों सातवीं करण से तात्पर्य है। चलिए क्वेश्चन में 61 है। प्रतिस्पर्धा के लिए निम्नलिखित में से क्या सेट होता है? प्रतिस्पर्धा के लिए यह अभिव्यक्ति है दोस्तों। प्रतिस्पर्धा के लिए निम्नलिखित में क्या सेट है? यह एक अव्यक्तिक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। एक समाज को विशेषीकृत तथा अन्य समाजों से पृथक करने वाले परिचायक गुणों की समष्टि कहलाती है दोस्तों। ये क्या कहलाती है? सांस्कृतिक समुच्चय कहलाती है। कॉम्प्लेक्स दोस्तों, संस्कृति समुच्चय। फिर से देखिए, एक समाज को विशेषीकृत तथा अन्य समाजों से पृथक करने वाले परिचायक गुणों की समष्टि कहलाती है संस्कृति समुच्चय, कॉम्प्लेक्स कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देखते हैं। हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक के लेखक जो हैं ये आपका जेराल्ड बेरमैन है दोस्तों। कौन है? जेराल्ड बेरमैन दोस्तों, जेराल्ड बेरमैन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकृत एवं तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दिया था दोस्तों? ये दिए थे मॉर्गन दोस्तों। कौन दिए थे? मॉर्गन। वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी? तो मॉर्गन दोस्तों। चलिए हम लोग 65 देखते हैं। 65 में क्या आपका है
65 है, इनमें से कौन समाजवाद में रिश्तेदारी के वर्णन से संबंधित नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन समाजवाद में रिश्तेदारी के वर्णन से संबंधित नहीं है, ये दोस्तों आपका ये सब नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कौन है, तो आंद्रे बेले हैं दोस्तों। कौन है? आंद्रे बेले हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में बताया गया है कि कौन सा सिद्धांत मानव के मानसिकता एकता पर आधारित है दोस्तों। कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिकता एकता पर आधारित है? ये दोस्तों उद्विकास है। कौन सा? उद्विकास दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषक समाज की प्रमुख विशेषता क्या होती है दोस्तों? इसकी विशेषता कृषि एवं जीवन पद्धति है। क्या? कृषक समाज की प्रमुख विशेषता कृषि एक जीवन पद्धति है। क्या है दोस्तों? कृषि एक जीवन पद्धति है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपका जाति व्यवस्था अस्थिकरण। जाति व्यवस्था अस्थिकरण एक बंद व्यवस्था है। क्योंकि दोस्तों जाति जन्म से निर्धारित होती है, जिसे कोई बदल नहीं सकता दोस्तों। आपका यही सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। प्रभु जाति की अवधारणा प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है। तो ये एम.एन. श्रीनिवास की कथन है दोस्तों। प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है। किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की दोस्तों। किसकी? एम.एन. श्रीनिवास की। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में? सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में साथियों? तो ये वर्ग आधारित खुला समाज में। सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में? वर्ग आधारित खुला समाज में है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन एक भूमिका संकुल के विषय में सही है? कौन सा कथन है जो एक भूमिका संकुल के विषय में सही है दोस्तों? ये है आपका एकल परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध करना। एकल परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध करना दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कई लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तब इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? तब इसे कहेंगे प्रत्यक्ष सहयोग। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष सहयोग। यदि कई लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तब इसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष सहयोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। किसके द्वारा प्रदत्त परिस्थिति को पुनर्बलन प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये प्राप्त होता है जाति से। प्रदत्त परिस्थिति से पुनर्बलन प्राप्त होता है तो जाति से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है दोस्तों? ये होता है आपका प्रत्याशी समाजीकरण। क्या होता है? प्रत्याशित समाजीकरण होता है। प्रत्याशित समाजीकरण दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। जाति जन्म पर आधारित है जबकि वर्ग आधारित है बुद्धिमत्ता पर। किस पर है दोस्तों? संपत्ति पर है। जाति जन्म पर आधारित है लेकिन वर्ग आधारित संपत्ति पर है। किस पे? संपत्ति पर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। यह किसका मत है दोस्तों? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। यह किसका मत है? यह मत है आर नेस्फील्ड का। किसका है दोस्तों? आर नेस्फील्ड का। चलिए हम लोग 77 देखते हैं। W.H. वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया है दोस्तों? तो ये किए हैं आपका वैवाहिक संबंध नहीं, सबोजी संबंध भी नहीं किए। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये किए हैं जजमानी संबंध पर दोस्तों। किस पे किए हैं? जजमानी संबंध पर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 78 देखिए। जाति के तीन पक्ष धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण और वैचारिक पूर्ण, यह किसने प्रतिपादित किया है? यह प्रतिपादित किया है रजनी कोठारी दोस्तों। कौन किए? रजनी कोठारी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधान समाजों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत की मान्यता दी है दोस्तों? तो ये है आपका उपर्युक्त कोई नहीं इसमें दोस्तों, कोई नहीं है इसमें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? ये प्रतिपादन सोरोकिन के दोस्तों। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो सोरोकिन दोस्तों।
चलिए 81 देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो सोरोकिन दोस्तों, किसने प्रस्तुत किया? सोरोकिन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 82 देखिए, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों ये स्पेंगलर, सोरोकिन और प्लेटो। निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? स्पेंगलर, सोरोकिन और पेरेटो है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, एक प्रजातांत्रिक समाज नियोजित परिवर्तन संभव होता है। एक प्रजातांत्रिक समाज में नियोजित परिवर्तन संभव होगा केवल दोस्तों आपका ऐच्छिक सहभागिता द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? ऐच्छिक सहभागिता द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, तो ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम E.A. रॉस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? E.S. रॉस के द्वारा दोस्तों। चलिए, देश के विकास का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण आयाम नहीं है? मानव विकास सूचकांक के अनुसार दोस्तों ये आपका पर्यावरण स्थिति महत्वपूर्ण आयाम नहीं है। दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन है, जीवन स्तर, शिक्षा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज का संरचना और कार्यों में घटित होता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा डेविस का कथन। किसका? डेविस का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। कौन सी एक समिति नहीं है दोस्तों? समिति जो नहीं है वो आपका पड़ोस संघ जो है समिति नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? पड़ोस संघ दोस्तों, समिति नहीं है। 88 देखिए, कौन संस्कृति विलंबना का कारक नहीं है? संस्कृति विलंबना का कारक नहीं है दोस्तों। तो परंपरा संस्कृति विलंबना कारण नहीं है दोस्तों। धर्म, कानून, राजनीति, उथल पुथल है दोस्तों। चलिए 89 देखते हैं हम लोग। नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार की स्वीकृति प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार की स्वीकृति प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। तो साथियों इसे फैशन के रूप में जानते हैं। किसे? फैशन के रूप में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 90 देखें। सदरलैंड अपराध शास्त्र, सदरलैंड में अपराध शास्त्र किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? ये समाज शास्त्रीय संप्रदाय से। किससे? समाज शास्त्रीय संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, किस एक को औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है दोस्तों? किस एक को औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है? तो ये कहते हैं पूंजीवाद व्यवस्था। किसे कहते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था को दोस्तों। चलिए 92 देखिए, अनुकूलन और विचलन। अनुकूलन और विचलन एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में इसने माना दोस्तों। ये माना आपका मर्टन है दोस्तों। कौन माना? मर्टन। चलिए हम लोग 93 देखते हैं। अपराध शास्त्र में विभेदक सहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये सदरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सदरलैंड के द्वारा दोस्तों। चलिए 94 चलते हैं हम लोग। कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है? सामाजिक विघटन का लक्षण एकमत्य का ह्रास होना। किसका? एकमत्य का ह्रास होना दोस्तों। चलिए हम लोग 95 चलते हैं। पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनारों को किसने उत्तरदायी माना है दोस्तों? ये इलियट और मेरिल दोस्तों। कौन माना? इलियट और मेरिल। पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनारों को किसने उत्तरदायी माना है? तो इलियट और मेरिल साथियों। चलिए 96 देखते हैं। विचलन घटित होता है। विचलन घटित होता है साथियों समाजीकरण की असफलता के कारण। विचलन जो घटित होता है किससे होता है? समाजीकरण की असफलता के कारण साथियों। चलिए हम लोग 97 देखते हैं। आदर्श शून्यता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? ये प्रयोग दुर्खिम ने किए थे। कौन किए थे? दुर्खिम दोस्तों। चलिए 98 देखते हैं। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं विलियम एफ हाइट दोस्तों। कौन है? विलियम एफ हाइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 देखिए, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति के कैंसर की संज्ञा दी थी? तो ये किस विद्वान ने दिया था दोस्तों? ये विद्वान D.R. गॉडगिल ने दिया दोस्तों कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी थी। D.R. गॉडगिल कहे थे दोस्तों। चलिए
100 देखिए, सरल समाजों में कृषि है, सरल समाजों में जो कृषि है वो विकास का द्वितीय सोपान है। सरल समाजों में कृषि क्या है? विकास का द्वितीय सोपान दोस्तों। एक ब्रिटिश औद्योगिक कामगार जिसके पास एक मकान है और एक कार है और कंजर्वेटिव पार्टी को मत देता है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसे सर्वोत्तम रूप में निम्न अवधारणा से व्यक्त किया जाता है। यह आपका क्या है? बुर्जुआ अस्पा है, बुर्जुआ अस्पा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में किसान के रूप में उसे पहचाना जाता है जो जो भारत में किसान के रूप में पहचाना जाता है जो भूमि का स्वामित्व भाड़े से मजदूरी, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है। आपका बी सही है दोस्तों। क्या है? भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 103, मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि क्योंकि उनका दृष्टिकोण पारंपरिक है। क्या है दोस्तों? उनका दृष्टिकोण जो है पारंपरिक है साथियों। चलिए 104 देखते हैं। जब देशीय प्रथाएं, देवी देवता अनुष्ठान एक स्थानीय ग्रामीण परिवेश से बड़े सामाजिक स्तर तक फैलते हैं तो परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लिए मैकिन मेरियट ने क्या कहा? तो दोस्तों सार्वत्रिकरण का, क्या कहा? सार्वत्रिकरण दोस्तों। चलिए 105 देखते हैं। शिकागो के उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट बर्गेस ने वृद्धि प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया है। तो शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट बर्गेस ने वृद्धि प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया। तो साथियों सेकेंडरी क्षेत्र मॉडल के रूप में अर्थ में उल्लेख किया, सेकेंडरी क्षेत्र मॉडल के रूप में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 106 देखिए। एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावित संस्कृति अमूल्य रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह है दोस्तों, वह आपका प्रतिसंस्कृतिकरण। क्या है? प्रतिसंस्कृति दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 चलते हैं दोस्तों। 107 में है कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? शक्ति का जो प्रमुख लक्षण है साथियों, ये आपका एक संबंध मूलक होती है। क्या होती है? एक संबंध मूलक होती है और फिर यह स्त्री परक होती है। आपका ए भी दोनों सत्य है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 108 देखिए। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन था कथन जो है सही नहीं है? तो ये प्रजातीय अंतर मिश्रण पतन की ओर ले जाता है। प्रजातीय अंतर मिश्रण जो है पतन की ओर ले जाता है साथियों। चलते हम लोग 109। किसने सीखने के प्रयत्न मूल के सिद्धांत को विकास किया है? किसने सीखने के प्रयत्न और मूल के सिद्धांत को विकसित किया है दोस्तों? तो ये जो विकसित किया है ये थॉर्नडाइक। कौन थे दोस्तों? थॉर्नडाइक हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका वकल और हंटिंगटन का दोस्तों, वकल और हंटिंगटन का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 111 देखिए। निम्नलिखित में से सांस्कृतिक पिछड़ापन की परिभाषा कौन सी है? सांस्कृतिक पिछड़ापन की जो परिभाषा भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के मध्यम दूरी है। क्या दोस्तों? भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के मध्यम दूरी है। चलते हम लोग 112 दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि मोपला लोग निकाह के पश्चात कल्याण का आयोजन करते हैं। यह घोतक है दोस्तों, यह घोतक है आत्मसातकरण का दोस्तों। क्या बोला गया फिर से देखिए। ऐसा माना जाता है कि मोपला लोग निकाह के पश्चात कल्याण का आयोजन करते हैं। यह घोतक है आत्मसातकरण का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ग्रेमेन सॉफ्ट शब्द के निम्नलिखित में कौन से सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है दोस्तों? यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्तिगत है या पारंपरिक है दोस्तों। ग्रेमाइन सॉफ्ट का अर्थ क्या होता है? यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्तिगत है या पारंपरिक है। चलिए हम लोग 114 देखते हैं। कौन सा कथन स्वजाति केंद्रवाद शब्द को सही परिभाषित करता है दोस्तों?
तो ये अन्य संस्कृतियों को हीनता की दृष्टि से देखता है। क्या है? अन्य संस्कृतियों की हीनता की दृष्टि से देखता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, 115 में है स्वजातीय समूह की मूलभूत विशेषता कौन सी है? स्वजातीय समूह की मूलभूत विशेषता कौन सी है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया, फिर संबंध का निश्चित प्रतिमान, और समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यता का जागरूकता। तो समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता 2, 3 और 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 116 देखिए, किसके अनुसार समिति को मनुष्यों द्वारा विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए या कुछ उद्देश्य होता है, जिसके एक कुछ उद्देश्य होता है दोस्तों। ये होता है बोगार्ट दोस्तों। फिर से देखिए, किसके अनुसार समिति को मनुष्यों द्वारा विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होता है बोगार्ट्स दोस्तों। क्या होना है? बोगार्ट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 117 देखिए, परिवारों का एक समूह समान संस्कृति, रहन सहन की स्थितियों और एक दूसरे को संबंधित होने की भावनाओं की भागीदारी करते हुए न्यायिक अस्थायी रूप से एक बस्ती में साथ साथ रहता है। तो कौन सा शब्दावली ऐसे समूह की घोतक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका समुदाय दोस्तों। क्या है? समुदाय। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 118 देखिए, 118 अस्थायी संघ कौन से? अस्थायी संघ जो है ये दोस्तों एक विदेशी मुल्क में भारतीय शांति सेना और असम बाढ़ सहायता संघ और आपका गांव में श्रमदान करता हुआ राष्ट्रीय समाज सेवा शिविर दोस्तों, ये आपका अस्थायी संघ है दोस्तों, तीनों आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 119 है, निम्नलिखित में इन विचारों वाला कौन है कि सामाजिक संरचना समाजिक यथार्थ की अमूर्त रचना है जिसका विद्यमान यथार्थता से कोई संबंध नहीं है? ये दोस्तों लेवी स्ट्रॉस है। कौन है? लेवी स्ट्रॉस दोस्तों। चलिए 120 देखिए, सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए आधार के रूप में भूमिका, द्विभाजन, संबंध के त्रिपदीकरण के प्रयोग किसने किया है दोस्तों? ये क्या था? मेरियन जे लेवी। कौन कहते हैं? मेरियन जे लेवी। देखिए, सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए आधार के रूप में भूमिका, द्विभाजन, संबंध के त्रिपदीकरण का प्रयोग किसने किया था? मेरियन जे लेवी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर। समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर। चलिए देखते हैं हम लोग। इस आधार पर होती है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा जन्म के आधार पर दोस्तों। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। चलिए हम लोग 122 देखते हैं। 122 में दिया गया है, किन परिस्थितियों में जनरीतियाँ लोक रूढ़ियों में विकसित होती है? तो दोस्तों ये होता है उनका अनुपालन समूह के कल्याण के आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है, और देखिए उनके साथ उचित और अनुचित नैतिक विचार नहीं जोड़ा जाता है। 1 और 4 आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, कौन सा सही कथन है दोस्तों? तो आपका मूल्य व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा आधारित विचार है। मूल्य व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा आधारित विचार आपका ए सही है दोस्तों। चलते हैं हम लोग दोस्तों 124 में। रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है दोस्तों। ये हो जाएगा अंतःसंबंध दोस्तों। रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या था? अंतःसंबंध। चलिए 125 देखिए, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक ऑगबर्न एंड निमकॉक है दोस्तों। ऑगबर्न एंड निमकॉक है दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो स्टॉप कर दें दोस्तों। आपका वीडियो कंप्लीट कर दिया गया 125 क्वेश्चन का दोस्तों। आज सेट नंबर प्रथम था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। वीडियो शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथियों। अगला वीडियो फिर दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।